हेलो नमस्कार साथी दोस्तों, आज से अपने करेंगे एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन करने वाले हैं। जो आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स है, जो कि अपनी टारगेट लेके चल रहे हैं टीट मुख्य परीक्षा साइंस मैथ के लिए, जो कि आपकी संभावित तिथि है जो जनवरी 2026 में होनी है। काफ़ी टाइम अपने पास है। इतने में अपने क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की जितने भी अपने चैप्टर है सिलेबस के अनुसार, उन सभी का करने वाले हैं। जैसे कि पूर्व में आपको वीडियो इसका मिल चुका होगा। क्लास 11 में कौन कौन से टॉपिक अपने पढ़ेंगे, और इसके अलावा क्लास 6 से लेकर 10 तक जितने भी टॉपिक है उन्हीं का ही साथ में अध्ययन करने वाले हैं। टॉपिक वाइज आपको रोजाना वीडियो मिलेगी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा कोशिका संरचनाएं एवं प्रकार, क्योंकि पिछली बार जो प्रश्न आए थे आपके डायरेक्ट क्लास 11 के जीव विज्ञान बुक्स जो एनसीईआरटी है वहां से उठे थे, की भी चर्चा करेंगे। इसके संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है कि पिछले एग्जाम जो प्रश्न आए थे आपके डायरेक्ट यहीं से एनसीईआरटी से ही आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का रहेगा कोशिका संरचनाएं एवं प्रकार। चलिए इसमें देखिएगा कौन कौन से भाग है जो अपने पढ़ने हैं कोशिका और से संबंधित है। अपना चैप्टर है कोशिका और जीवन इकाई। इसमें पढ़ेंगे अपने कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत है, कोशिका का समग्र अध्ययन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। और इसमें जानेंगे कौन कौन से इसमें प्रश्न बनेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको एक वीडियो में बताया था प्रत्येक एनसीईआरटी बुक्स है, प्रत्येक चैप्टर को अपने 3 लेयर में पढ़ने वाले हैं। एक तो यहाँ से पीडीएफ के माध्यम से, इसके अलावा आपको ये शॉर्ट नोट्स मिलेंगे पीडीएफ, और फिर इसके क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ऑप्शनल वो भी अपने साथ में करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इसमें देखिएगा अपना जो चैप्टर स्टार्ट होता है सजीव और निर्जीव से स्टार्ट होता है। यहाँ तक इसमें सजीव और निर्जीव के बारे में बता रखा है कि सजीव क्या होती है और निर्जीव क्या होती है। मेन जो मुख्य स्टार्ट होगा यहाँ से अपना। इसमें देखिए कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन या जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है। कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी कि प्रत्येक जीव के लिए कोशिका क्या होती है? आवश्यक होती है। बिना कोशिका के कोई भी जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि यहां से प्रथम प्रश्न अपना बनता है कि जीव के लिए मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। याद है ना, कोशिका है। और एंटोन वॉल ल्यूवेनहोक ने पहली बार कोशिका को देखा। जैसे आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट हुक के बारे में। इसके बारे में रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका की खोज की थी। यहां से याद रखना, मर्त कोशिका है, नाम आएगा रॉबर्ट हुक आएगा। और एंटोन ल्यूवेनहोक है, ये है पहली बार कोशिका को देखा। और रॉबर्ट हुक ने देखा था कोर्क में मर्त कोशिका को। और ये जीवित कोशिका, यहां से याद रखना एंटोन ल्यूवेनहोक है, पहली बार जीवित कोशिका को इन्होंने देखा था। यहां से प्रश्न अपना सेकंड प्रश्न बनता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बाद केंद्र की खोज की थी। यानी कि प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? केंद्र को होता है। तो केंद्र की खोज कौन करने वाले हैं? रॉबर्ट ब्राउन। जितने भी साइंटिस्ट है उनको नाम अच्छी तरह से आप याद रखना। और साथ साथ में अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शॉर्ट नोट के माध्यम से आप दोबारा इसका अध्ययन करोगे तो बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से आप दोबारा इसका कर सकते हो। उन्हें दोबारा पूरी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सूक्ष्म दृष्टि की खोज व बाद में इसके सुधार के फेजनटोल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका के विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी वगैरह आए, इसके सहायता से कोशिका को देखा गया और इसमें पूर्ण रूप से इसका अध्ययन किया गया कि कोशिका में क्या क्या भाग होते हैं और कोशिका में वास्तविक में क्या कौन कौन सी कोशिका है जिसको अपने को जानने की आवश्यकता होती है। फिर आता है कोशिका सिद्धांत। देखो कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक है मैथियस स्लाइडेन। कौन है? मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि हमारे आसपास जितने भी पौधे पाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करते हैं
लगभग इसी समय 1839 की बात है, एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल क्या कहते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इनकी पहले तो बात करते हैं स्लाइडर है, इन्होंने क्या किया, पौधों पर अध्ययन किया। फिर आते हैं थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान क्या करते हैं, ये प्राणी वैज्ञानिक है और जंतुओं पर अध्ययन करते हैं। इस पर जंतुओं पर अध्ययन करते हैं और कोशिकाओं के बारे में बताया कि एक पतली परत होती है जिसे आजकल क्या कहते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, क्योंकि अपनी पढ़ती हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर का प्रमुख कारण क्या होता है, पादप कोशिकाओं में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका होती है उसमें जंतुओं में यह कोशिका नहीं पाई जाती, केवल जंतुओं में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। तो यहां से भी याद रखना, कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्यतः अंतर क्या होता है, कोशिका भित्ति का अंतर होता है। जो इसकी विशेषता है, उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। यानी कि जितने भी प्राणी होते हैं ये किसके द्वारा बताया गया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्राणी है और वनस्पति है उनका शरीर किसके मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से। कोशिकाओं और उनके उत्पाद, जितने भी उत्पाद होते हैं उनसे ये उनका शरीर मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखना, ये स्लाइडन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कोशिका सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखना, स्लाइडन एवं स्वान ने संयुक्त रूप से सर्वप्रथम दिया था, प्रथम। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसमें एक कमी थी कि स्लाइडन एवं स्वान ने जो संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया था, क्योंकि कोई भी अपने कार्य करते हैं कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है, तो उसमें इनकी ये कमी थी कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसा होगा। ये तो बता दिया कि कोशिकाएं जो है, प्रत्येक प्राणी है, वनस्पति है, उनका शरीर कोशिकाओं से और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है, पर जो नई कोशिका बनेगी उनका निर्माण कैसा होगा, ये चीज बताने में इनका सिद्धांत है स्लाइडन और स्वान का, ये क्या रहा, असफल रहा। फिर बात आती है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो में आधुनिक सिद्धांत, न्यू सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत देने वाले थे कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो। याद रखना, 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, इनकी प्रत्येक कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से विभाजन से होता है। इसे कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार पूछा हुआ है कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होगा। याद रखना, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे क्या कहेंगे, ओमनी सेलुला ई सेलुला। निम्न में से ये इस प्रकार का प्रश्न बना है कि निम्न में से ओमनी सेलुल ई सेलुला क्या है, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होना क्या कहलाएगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला कहलाएगा। याद रखना, इन्होंने स्लाइडन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत का दिया था, प्रतिपादित किया था। नई कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले थे रुडोल्फ विर्चो। याद रखना, नाम रखोगे रुडोल्फ विर्चो। जितने भी आपको मैं साथ साथ में बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पर्सन, वहां से आप इनको शॉर्ट नोट के माध्यम से अपनी बुकलेट में आप लिख सकते हो। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत के निम्न मत है। देखो, दो बातें आपको याद रखनी होगी। वर्तमान जो कोशिका सिद्धांत है इसके लिए सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, एक तो याद रखना, और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इनकी जितनी भी कोशिका होती है वो क्या होती है, पूर्व स्थित कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है। ये दो बातें आप इनका याद रखना। चलिए इसमें नेक्स्ट देखिए, कोशिका का समग्र अवलोकन। इसमें अपने देखो क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हैं, मेन मुख्य जो बातें हैं, और इसके बाद इसके आपको शॉर्ट नोट्स है लिखित में मिल जाएंगे आपको टाइप किए हुए। और उसके बाद अपने क्या करेंगे, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, ऑप्शनल प्रश्न बनेंगे, वो अपने बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। उसकी भी पीडीएफ आपको सेमेस्टर पर मिलती रहेगी। देखिए, कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ में प्याज के छिलके, जैसे क्लास 8 में भी कोशिका और इसके प्रकार का ये भी चैप्टर आपको दे रखा है। इसमें अच्छी तरह से प्याज के बारे में समझाया गया है, क्योंकि थोड़ी सी ये हाई लेवल की यहाँ पर 11th क्लास में आ जाती है। थोड़ी सी यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे, देखो
प्याज के छिलके है, मनुष्य की गाल है, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। ठीक है, नहीं थोड़ा एर्थ में देखे हैं, उसमें क्या होती है, इसमें छिलके को जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसमें छोटी छोटी झिल्लियां और इस प्रकार की अपने को दिखाई देती है। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति और इसके निचले स्तर पर कोशिका झिल्ली दिखाई देती है। मनुष्य की गाल कोशिका के संगठन से बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई देती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक संघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्र कहते हैं। यानी कि प्रत्येक कोशिका में क्या होती है, झिल्ली युक्त संरचना होती है, उसको क्या कहेंगे, केंद्र। क्या कहेंगे, केंद्र इसको कहते हैं। इस केंद्र में गुणसूत्र क्रोमोसोम, गुणसूत्र का आप इंग्लिश नाम भी साथ में याद रखना, इसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम होता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए टेस्ट है। आपने नाम सुना होगा कि फलां व्यक्ति का डीएनए टेस्ट किया गया, या जब भी कहीं भी कोई बच्चा खो जाता है या पता नहीं चलता कि बच्चा वास्तव में है किसका। कई बार घटनाएं होती है, जैसे दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि डील में ये संतान किसकी है। तो उसमें डीएनए टेस्ट किया जाता है, क्योंकि डीएनए में वो पूर्ण रूप से गुण उसके पैतृक से मिलते हैं। तो वो कहाँ पर होते हैं, कि केंद्र के मध्य में। क्योंकि हमारे शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, एक केंद्र का होता है, और केंद्र के में क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं। तो याद रखना, डीएनए कहाँ मिलेगा, केंद्रक में मिलता है। केंद्रक में जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, या जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इन दोनों में आप अंतर यहां से कर सकते हो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अंतर याद रखना। यू से याद रखना युक्त है। यू से आप थोड़ा सा शॉर्ट रूप से इस प्रकार याद रख सकते हैं कि युक्त, यू से युक्त यानी कि झिल्ली युक्त केंद्रक जिसमें मिलेगा उसको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कहेंगे। और ये अपने आप थोड़ा याद आ जाएगा, जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं है उसे क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कहेंगे। दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवयव मिलता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कि जितने भी यूकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका क्या होता है, द्रव्य होते हैं। इसमें अर्ध तरल अवयव मिलता है जिसका क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप और जंतु कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीवावस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यही संपन्न होती है। जितनी भी जीवावस्था है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी वो कहाँ होगी, वो होगी कोशिका द्रव्य में। क्योंकि कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जो अपने इसमें पढ़ेंगे। देखो इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र की अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है, जैसे क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे। कोशिकांग यानी कोशिका के जितने भी अंग होंगे उसका क्या कहेंगे हम, कोशिकांग कहेंगे। ये कोशिकांग होते किसमें, केवल और केवल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, याद रखना। इसमें केंद्र के अतिरिक्त क्या होते हैं, अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचना जैसे कोशिकांग होती है, जैसे अंतःपर्तवी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्री कणिकाएं, इसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इनका आप याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश नाम है और सूत्री कणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं। सूक्ष्म काय है, माइक्रोबॉडी है, गोल्जी सम्मिश्र है, लेन काय यानी कि लाइसोसोम, रसदानी यानी कि रिक्तिका होती जो होती है उसको क्या कहते हैं, रसदानी कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, क्योंकि इसमें जो झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती हैं इन सभी का किसमें अभाव होगा, प्रोकैरियोटिक में ये कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी क्या होती है, झिल्ली युक्त होती है। और किसमें पाई जाती है, केवल यूकैरियोटिक में पाई जाती है। इनमें थोड़े इस प्रकार के अंतर याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकता है कि कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। और ठीक है, और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव किसमें रहेगा, प्रोकैरियोटिक में रहेगा। यहाँ तक ये चीजें बात याद रखिए। देखो इसमें जैसे लाल रुधिर कणिकाएं हैं, गोल व द्विअक्षीय होती हैं, ये कोशिकाओं का डायग्राम दे रखा है। श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, मेवा करती होती है। स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं लंबी व संकरी होती है, ये कोशिकाओं के बारे में बता रखा है। जैसे तंत्रिका कोशिका है, हमारे शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है, शाखित व लंबी होती है। एक दहनिका दीर्घिवर्त कोशिका है,
मध्यवर्ती कोशिकाएं हैं, गोल आकार की होती हैं। लेकिन इन सभी कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि इनका आकार किस प्रकार का है। विभिन्न प्रकार आकार की कोशिकाओं का चित्र यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम होता है। ये प्रश्न आपका आया था 2023 में रीट मेंस में, डायरेक्ट प्रश्न यहां से उठा था। देखो डायरेक्ट प्रश्न यहां से आया था, निम्न में से यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक निम्न में से कौन सा है? तो राइबोसोम। एकदम डायरेक्ट लाइन यहां से उठी थी। तो ये जिसने पढ़ा था वो क्वेश्चन को हल कर दिया। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी नाना क्लासेस पर भी, ठीक है, नाना क्लासेस के टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा एक जोन क्लासेज है हमारा, एक जोन क्लासेज चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, दोनों पर मिल जाएगी, ठीक है। नाना क्लास में भी डाल देंगे। नाना क्लासेस 2 चैनल है, नाना क्लासेज के नाम पर और नाना क्लासेस शिव सर के नाम पर है, और एक जोन क्लासेज है। ये इन तीनों चैनल पर अपने पीडीएफ को डाल देंगे, क्योंकि इस पीडीएफ को आप जब पढ़ोगे तो इसमें थोड़े से निशान इस प्रकार के येलो कलर के लगाए हुए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसके आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इसके सब कुछ मिलने वाला है। यहां से ये प्रश्न राइबोसोम आया था, डायरेक्ट प्रश्न बना था। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि 2 अंगकों हरित लवक, यहां से देखो याद रखना, अपने राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता, इसके अलावा हरित लवक है, पौधों में भी राइबोसोम होता है, सूत्री कणिका माइटोकॉन्ड्रिया में, और खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है। ये मुख्य रूप से याद रखना, जो अपनी आगे पढ़ेंगे 2 प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका होती है। तो खुरदरी जो अंतर्द्रवी जालिका है उसमें राइबोसोम मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारकाय केंद्रक जैसे अन्य अंग मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तारकाय केंद्र भी मिलते हैं, तो क्या मुख्य कार्य इसका क्या रहेगा? कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तारकाय केंद्र का आपसे पूछ जाए कि तारकाय केंद्र का मुख्य कार्य क्या रहेगा? ये रहेगा कोशिका विभाजन में ये क्या करेंगे? सहायता करेंगे। कोशिका माप, अगर कोशिका आकार की अगर बात करें अपने, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। जैसे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि इस निम्न में से सबसे छोटी कोशिका बताइए भी कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा, इसका आकार कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर होता है लंबाई की सबसे, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया जो होता है उसमें 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। शुतुरमुर्ग के अंडे होती है उसके समान, शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका है, याद रखना। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। यहां से 3 प्रश्न आप याद रखना। सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछे जाए तो तंत्रिका कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका आपसे पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा है, और सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। ये बिंबाकार बहुभुजी स्तंभी घनाभ धागे की तरह या असमा आकृति प्रकार की होती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य अनुसार भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कोशिकाएं क्या आती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं, उसके कार्य के अनुरूप ही उसका आकार होता है। याद, उसके अनुरूप ही उनका क्या होगा? आकार। अब अपने पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित स्वाल है, माइकोप्लाज्मा है और प्लूरा निमोनिया समजीव में मिलते हैं। यहां से इनके एग्जाम्पल याद रखना। आपसे अगर पूछ ले कि जीवाणु में किस प्रकार की कोशिकाएं हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, याद रखना। आपसे पूछ ले कि नील हरित स्वाल में किस प्रकार की कोशिकाएं हैं तो आप याद रखोगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा में आपसे पूछ ले किस प्रकार की कोशिकाएं हैं तो याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इसके अलावा पीपीएलओ, इसका फुल नेम भी आप याद रख लेना, क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया समजीव होता है। इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। आपके 4 एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 एग्जाम्पल आपको याद है तो यहां से अगर प्रश्न बनेगा तो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। याद रखना, जितने भी अनस्टार्टिंग दे रखे हैं डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं हमेशा। जो पिछली रीट मुख्य परीक्षा में आए थे यहीं से प्रश्न बने थे, तो याद रखना 4 है। देखिए नेक्स्ट देखो, सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? बड़ी कोशिका होती है, और प्रोकैरियोटिक में क्या कोशिका जो होती है थोड़ी इसकी छोटी होती है।
और काफी तेजी से विभाजित होती है। विभाजन की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक की तुलना में विभाजन की क्षमता जो होती है काफी ज्यादा पाई जाती है। माप का आकार की बात करें काफी भिन्न होती है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं, दंडाकार, गोलाकार, कोषाकार व सर्पिल होते हैं। ये आकार भी याद रखना कि जीवाणु कोशिका होती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है, इसमें इसके मुख्य रूप से 4 आकार हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा में याद रखना कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या याद रखोगे कि माइकोप्लाज्मा, याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है और माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी प्रोकैरियोटिक में जितने भी जीव वगैरह आते हैं उसमें सभी में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति कहाँ स्थित होती है? प्रत्येक कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। ठीक है, चलिए। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है, इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो होता है तरल मैट्रिक्स में रूप में भरा रहता है और उसमें किस प्रकार का केंद्रक नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नगन व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वर्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वर्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। इस शब्द को याद रखें। मेन जो बातें हैं मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी हार्ड है, जो पढ़ते हैं एकदम से समझ में नहीं आता है क्या लिख रखा है। क्योंकि मेन अगर पॉइंट्स को आप पकड़ लेते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। जैसे प्लाज्मिड को पकड़ लो, एक आपसे पूछ ले कि प्लाज्मिड क्या होता है? जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वर्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वर्तों को, डीएनए जो वर्त होते हैं उनको क्या कहेंगे? प्लाज्मिड कहेंगे। याद प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं, उनमें से एक प्रतिजीवी की प्रतिरोधी होती है। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वर्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रावधान उपयोगी होते हैं। प्लाज्मिड जहां भी शब्द आपको मिलेगा तो वर्त डीएनए ये शब्द जरूर मिलेगा। डीएनए वर्तों को, डीएनए वर्त जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक जितने भी कोशिकांग अपने पढ़े थे वो एक तो राइबोसोम में नहीं पाए जाएंगे, एक है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक ही यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विविधता आकार में मिलती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। यह तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होती है। देखो मीजोसोम क्या होता है? देखो मीजोसोम किससे कहेंगे? तो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें क्या होती है? विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है। कोशिका का झिल्ली का एक विशिष्ट क्या होती है? विभेदित आकार होता है, अलग अलग आकार होता है, उसमें विभेदन अपने कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? मीजोसोम। याद रखना, इसे क्या कहेंगे? ये मीजोसोम कहेंगे। ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं। क्योंकि प्रत्येक जो अपने पॉइंट दे रखा है, प्रत्येक पॉइंट में आपके लगभग 5-7 क्वेश्चन होंगे। इसमें देखो कोशिका अनावरण और इसके रूपांतरण देखो। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विशेषकर जीवाणु हैं। कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनती है, जिसे बाह्य वर्त को क्या कहेंगे? ग्लाइकोक्लेप्स। इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति है, जीवद्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, ये तीनों मिलकर एक सूक्ष्म इकाई बनती है। किसमें है? ये सभी किसमें पाई जाती है? जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। याद रखो, जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। जहां से आपके प्रश्न बनेगा कि जीवाणु कोशिका में तो 3 त्रिस्तरीय परत पाई जाती है, उसका क्रम बताइए। बाह्य परत कौन सी होती है? या आपसे पूछ ले कि जीवाणु कोशिका में सबसे बाह्य परत कौन सी होती है, तो याद रखना ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे बाह्य परत है। उसके बाद कोशिका भित्ति है और जीवद्रव्य है। आपको क्रम दे दे कि निम्न में से जीवाणु कोशिका में जो 3 लेयर पाई जाती है उसमें
बाह्य से अंदर की तरफ इसका क्रम में चाहिए। तो ग्लाइकोलाइक कैलिक्स से इसमें प्रथम आएगी, कोशिका भित्ति दूसरी आएगी और जीवद्रव्य झिल्ली क्या आएगी, 3 नंबर आएगी। ये याद रखना। जीवाणुओं को उनके कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जो ग्राम अभिरंजित है उसे ग्राम धनात्मक, और अन्य को अभिरंजित नहीं है उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। यहाँ तक इसमें कुछ पोर्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो इसमें। अब देखो ग्लाइको कैलिक्स जो बाहरी परत होती है विभिन्न जीवाणुओं में रचना में मोटाई में भिन्न होती है। उच्च में यह ढीली आच्छादित होती है जिसे अंपवत पंख वर्त कहते हैं, व दूसरों में यह मोटी कठोर आवरण के रूप में होती है जो संपुटिका कैप्सूल कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। केवल आपको ये याद रखना है जो जीवाणु होते हैं उसकी बाहरी परत कौन सी होती है, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद परत आती है कोशिका भित्ति है, फिर आती है जीवद्रव्य झिल्ली है। ठीक है, ये चीज याद रखना और यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में नहीं दे रखे। जीवद्रव्य झिल्ली का प्रकृति में वर्णात्मक होती है जो इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण में संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूक्रोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली में कोशिका में फैलाव से बनती है वो मीजोसोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नलिकाओं पटलिका के रूप में होता है। ठीक है, एक विशेष झिल्ली में संरचना होती है जो जीवद्रव्य झिल्ली की कोशिका में फैलाव से बनती है, उसको क्या कहेंगे, मीजोसोम कहेंगे। वैसे यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, इस कोशिकाओं की संरचना के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ये कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रकृति व इसकी संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु की कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्ण की लोक कहते हैं, जिसमें वर्णक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ से इसकी संरचना के केवल बारे में बता रखे हैं कि संरचना किस प्रकार की है। थोड़ा सा अपने पढ़ लेते हैं। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा तो साथ साथ में बता सकता हूँ। इसको देखो, जीवाणु कोशिकाएं चलायमान, जीवाणु कोशिकाएं क्या होती है, चलायमान अथवा अचलायमान होती है। जीवाणु जितनी भी कोशिका होती है या तो गति करती है या गति नहीं करती है। यदि वे चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कसाबिका कहते हैं। कसाबिका किसे कहेंगे, जीवाणु में जो कोशिका चलायमान होती है उसको क्या कहेंगे, कसाबिका कहेंगे। जीवाणु में कसाबिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कसाबिका फ्लैजिलम 3 भागों में बंटा होता है, तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु होता है, अंकुश होता है, आधारीय शरीर। यानी कि कसाबिका का मतलब क्या होता है, जीवाणु कोशिकाएं जो चल फिर सकती है, जो गति कर सकती है, उसको क्या कहेंगे, कसाबिका कहेंगे। क्या कहेंगे, कसाबिका यानी कि फ्लैजिला। और इसके 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं, एक तो है तंतु है, अंकुश है, आधारीय शरीर है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर निम्न में किसके भाग है, एक कसाबिका के भाग है। तंतु कसाबिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर। अब रोम व झालर क्या है, आपसे अगर पूछ ले कि रोम व झालर क्या है, अब देखने में तो ऐसे लग रहा है कि कोई वाद्य यंत्र है रोम व झालर, परंतु होते क्या है, जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना है। एक प्रकार इनकी गति में सहायता नहीं होती है। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। और झालर क्या होता है, लघु सूक जैसे तंतु है जो कोशिका की बाहर प्रवर्तित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक उत्तकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। केवल आप यहाँ से यह रखना कि रोम व झालर क्या है, ये क्या है, जीवाणु की स्तर पर पाई जाने वाली एक विशेष संरचना है, उसको क्या कहेंगे, रोम व झालर है। कोई वाद्य यंत्र मत समझ लेना कि वाद्य यंत्र है ये। चलिए यहां से इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अगर कुछ हार्ड प्रश्न अगर बनाने की कोशिश करें तो यहां से रोम व झालर वाला बना सकते हैं। अब देखिए राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं और ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं और 2 उप इकाइयों में 50s और 30s की बनी होती है।
और जो आपस में मिलकर क्या बनाती है 17 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाती है। राइबोसोम में याद रखना जो प्रोकैरियोटिक होती है 17 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बार बार कि निम्न में से प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है या प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम के द्वारा होता है। याद रखना बहुत सी राइबोसोम एक संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाती है जिसे क्या कहते हैं, बहु राइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेश वाहक आरएनए से संबंधित होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। यानी कि संदेश को पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है, आरएनए से संबंधित होता है, जो कि राइबोसोम ही मानते हैं। राइबोसोम एक संदेश वाहक आरएनए से भी संबंधित होता है। याद रखना ये भी लाइन याद रखना, मेन जो पॉइंट है उनको अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। जैसे यहाँ से अगर इस प्रकार का दे दे, एक लैंग्वेज भी बनाकर दे दे कि संदेश वाहक आरएनए से संबंधित कौन है, संबंधित कौन होता है, तो राइबोसोम याद रखना, राइबोसोम याद रखना। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितने प्रकार के होती हैं, किससे मिलकर बना होता है, 17 से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन का संश्लेषण निम्न में से किस में होता है, तो राइबोसोम के द्वारा या राइबोसोम के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके मान गए। अब देखिए अंतर्विष्ट पिंड क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ क्या होते हैं, बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण जैसे फॉस्फेट कणिकाएं हैं, साइनोफाइसिन कणिकाएं हैं और ग्लाइकोजन कणिकाएं हैं, जैसे रसदानी नील हरित बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी और जीवाणु में मिलती है। ये क्या होती है, अंतर्विष्ट पिंड कहते हैं इनको। जितना भी कोशिका द्रव्य होता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका में बहुत सारे इसमें अलग अलग भाग होते हैं यहाँ पर, तो इसमें कोशिका द्रव्य होते हैं। क्या होता है, कोशिका द्रव्य में ये जितने भी भाग है, जैसे फॉस्फेट कणिकाएं होती हैं, साइनोफाइसिन है कणिकाएं हैं, ग्लाइकोजन कणिकाएं हैं, गैस रसदानी है, नील हरित है, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु से मिलकर जो बनी होती है, यहाँ पर ये इसमें पड़ रहती है। इनको क्या कहेंगे, अंतर्विष्ट पिंड कहेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, इसी प्रकार के झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, खुले में पड़ रहते हैं, ओपनली पड़ रहते हैं यहाँ पर कोशिका द्रव्य में। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें अगर पसंद आ रहा है तो आप थोड़ा लाइक कर देना और साथ में भी अपने दोस्तों को भी बताना। इस प्रकार की क्लासें हैं जो आपको रोजाना मिलेगी। यहाँ पर 10th क्लास 6 से लेकर 12th तक जितने भी आपके चैप्टर हैं नीट मुख्य परीक्षा में, उन सभी को यहाँ पर अध्ययन कराया जाएगा। अब देखो ये एक है पादप कोशिका। देखो पादप कोशिका में कौन कौन से इसके भाग है, इससे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, लैंडकाय है, लाइसोसोम जिसको बोलते हैं, और चिकनी अंतर्जालिका है। यहाँ से अपनी बड़ा तो राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं, खुरदरी जो अंतर्द्रव्य जालिका है इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। जीवद्रव्य तंतु है, सूक्ष्म नलिका है, एक्टिन तंतु है, मध्यवर्ती है। ये देख रसदानी, यहाँ से एक मोस्टली प्रश्न बनता है, रसदानी या इसको क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका। ये भी आपको नाम मिल सकता है, रिक्तिका या रसधानी, क्योंकि सबसे बड़ी रसधानी किसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं की तुलना में। और इसमें एक केंद्रक मोस्टली प्रश्न बनता है, जो केंद्रक जो होता है इसमें पादप कोशिका में केंद्रक इसकी परिधि की तरफ आ जाते हैं, और जंतु कोशिका में केंद्रक एकदम बीच में होते हैं, मध्य में होते हैं। दो अंतर याद रखना, रसदानी वाला, रसदानी सबसे बड़ी रसदानी किसमें पाई जाएगी, पादप कोशिका में पाई जाएगी, और सबसे छोटी किसमें पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। और दूसरा केंद्रक वाला याद रखना, केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक जो पादप कोशिका होती है उसमें जो उसकी परिधि होती है, परिधि की तरफ केंद्रक पाया जाता है, और जंतु कोशिका में केंद्रक इसके मध्य में होता है। इसके थोड़े भाग है, सूत्रकणिका, राइबोसोम वगैरह, हरित लवक है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, प्रोक्सियम में कोशिका द्रव्य है। कुछ भाग ऐसे हैं जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण है, सूक्ष्मकार है, जीवद्रव्य है, तारकाय है। तारकाय जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइनकाय है, राइबोसोम है, सूत्रीकणिका, ठीक है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है। देखो केंद्रक यहाँ पर बीच में पाया जा रहा है, इसमें क्या है, बीच में है, और पादप कोशिका में यहाँ पर साइड में दिखाया जा रहा था केंद्रक। ये कुछ इसमें भाग है। तारकाय का याद रखना, तारकाय जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाया। तो नेक्स्ट देखो, इसमें पादप कोशिका यूक्रोटिक कोशिकाओं में देखो क्या होता है, यूक्रोटिक कोशिकाएं।
जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं या उसको क्या बोलते हैं, ससीम केंद्रित कोशिकाएं बोलते हैं। सभी आद्यजीव पादप प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। जितने भी पादप है, प्राणी है, कवक है, सभी में क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगक होते हैं के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक में क्या होगा, अपने बड़ा कि झिल्ली युक्त केंद्रक किसमें पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। और झिल्ली विहीन या झिल्ली बिना केंद्रक जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। आवरण युक्त अव्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय कोशिका कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो डीएनए अपने बड़ा था केंद्रक में पाया जाता है, ये क्या होते हैं, एक व्यवस्थित रूप में यहाँ पर मिलते हैं। और सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं संरचना के आधार पर या कार्य के आधार पर क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे पादप जंतु कोशिकाएं विभिन्न होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, यहाँ से थोड़ा अंतर पैदा होता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाया जाता है, एक बड़ी केंद्रीय रसधानी पाई जाती है। रसधानी यानी कि अपने बड़ा रिक्तका यानी कि जहां पर खाली जगह होती है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ इस प्रकार के वहां पर पड़ी रहती हैं। उसमें किसमें, रसधानी में या रिक्तका में मिलती है। जबकि प्राणी कोशिका में ये सभी अनुपस्थित होते हैं। लवक आपसे अगर पूछ ले किसमें पाया जाएगा, तो पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। कोशिका भित्ति है पादप कोशिका में पाई जाती है। बड़ी केंद्रीय रसधानी किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। और ये तीन चीजें हैं, ये जंतु या प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में जैसे तारकाई मिलते हैं। यहाँ से प्रमुख अंतर होता है कि तारकाई किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में क्या होता है, अनुपस्थित ये रहता है। ये क्या हो गया, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट देखो इसमें, अब अपना रह गया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो यहाँ से अपने नेक्स्ट वीडियो में इनको करने वाले हैं। यहाँ तक आप एक बार दोहराना इन चीजों को। कोशिका झिल्ली है, जितने भी बच रहे हैं और बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो नंबर 2 इसका रहने वाला। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि पूरा मैंने आपको बता दिया, इन सभी चैप्टर को अपने 3 लेयर में करेंगे, 3 लेयर में। जैसे फर्स्ट लेयर ही चल रही है, दूसरी आपको इसके शॉर्ट नोट्स है वो मिल जाएंगे, और तीसरी में आपको इसके जो क्वेश्चन बनेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सभी के सभी पीडीएफ के माध्यम से आपको नानो क्लासेस के ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। और इसके अलावा आपको टेलीग्राम पर भी SMS में उपलब्ध कराते रहेंगे। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इसकी बहुत ही शानदार तरीके से 1.0 चल रही है, उसको भी आप